जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है और आपकी कैप्लन की बुक्स की जो पेज नंबर 3 है उसको खोल लीजिए। आज हम लोगों ने अपनी बिज़नेस ट्रांजैक्शन के चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है, उसमें बिज़नेसेस से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे आप लोगों ने जो कुछ पढ़ना है उनके अंदर इन टर्म्स का इस्तेमाल बहुत रेगुलर बेसिस के ऊपर होगा। इनके अलावा भी टर्म्स हैं लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को ये वाली टर्म सिखाई जा रही हैं। सो देयरफॉर यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड कि ये क्या हैं। सबसे पहली टर्म बच्चों, आप लोगों के बुक कीपिंग या अकाउंटिंग के अंदर जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है वो है सेल्स। आपकी बुक में पेज नंबर 3 के ऊपर अगर आप देखें तो जो सेक्शन 3 है टर्मिनोलॉजी का, इसके अंदर सेल्स की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। वो डेफिनेशन है द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी। अब गुड्स और सर्विसेज का अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो पिछले वाले लेक्चर को ज़रा खूब अच्छी तरह से देखे, उसमें हमने इसकी डिटेल डिस्कशन की हुई है। तो जिस वक्त भी आप गुड्स या सर्विसेज को पैसों के लिए बेचते हो तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्स। Terms such as commission and fees are also used instead of sales for some services. कभी कभार जिस वक्त आप सर्विसेज बेचते हो तो उसके अंदर हम लोग सेल्स की बजाय कभी कभार फीस या कमीशन का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस वक्त आपने आके यहाँ पे एडमिशन करवाया होगा कृष्ण कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी में, तो हमने वर्ड सेल्स का नहीं बल्कि हम लोगों ने वर्ड प्रॉबेबली फीस का इस्तेमाल किया होगा। ठीक है जी। तो फीस या कमीशन का भी वर्ड इस्तेमाल होता है सर्विसेज के केस के अंदर। तो इसी तरह अगर कोई रियल एस्टेट का बंदा आपको कोई प्लॉट बेचता है तो वो जो आपसे पैसे लेता है उसको वो कमीशन कहता है। वो उसने आपको सर्विसेज दी हैं, उसने आपको प्लॉट ढूंढ के दिया है और आपको बिकवाया है वो प्लॉट, तो वो सर्विसेज के वो कमीशन लेता है। तो सेल्स जो हैं, जो भी आपका कारोबार है, जो आपका प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे क्रिस्टन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी का प्रोडक्ट जो है वो लेक्चर्स हैं। ठीक है जी, हम अपने लेक्चर्स बेचते हैं, तो इसके बेचने पे जो हम लोग पैसे कमाते हैं उनको हम कहते हैं सेल्स। अच्छा, सेल्स से और इनकम में क्या फ़र्क है? सेल्स और इनकम में क्या फ़र्क है? मिलते-जुलते वर्ड हैं, लेकिन ये 2 फ़र्क वर्ड्स हैं। कृष्ण कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी का असल काम है लेक्चर्स को बेचना, क्लासेस को बेचना। लेकिन कृष्ण कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर कभी-कभार पैसा और जगहों से भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे हमारा कोई एसी पुराना हो गया या हमारा फर्नीचर कोई पुराना हो गया या हम लोगों ने एक ब्रांच को फ़ैसला किया कि हम इसको बेच दें, ठीक है? या फिर हमारी कोई ब्रांच जो है वो खाली थी, ऑफ सीज़न चल रहा था, उस वक़्त इतने स्टूडेंट्स नहीं थे, तो हमने कहा कि यार खाली जो ब्रांच हमारी पड़ी हुई है, क्यों ना हम इसको किराए पे किसी और जगह को दे दें, ठीक है? उससे कुछ पैसे आ जाएँ। ये हमारा असल काम नहीं है। हमारा असल काम फर्नीचर बेचना या एसी बेचना या कमरे किराए पे देना नहीं है। हमारा तो असल काम है एसीसीए और सीए की क्लासेस को, लेक्चर्स को बेचना। तो जिस वक़्त हम अपने असल काम से हटके भी हमें कहीं न कहीं से कोई कमाई हो रही हो, तो इनकम उन सारी कमाइयों को इनकॉर्पोरेट कर लेता है। लिहाज़ा इनकम जो है ये एक रिलेटिवली ज़्यादा जनरल लफ्ज़ है। ठीक है जी? सेल्स का ताल्लुक आपके असल काम के साथ है और इनकम का ताल्लुक हर उस कमाई के साथ है जो आपकी कमाई बन चुकी है, जिसके आप हकदार हो चुके हो। चाहे वो आपके असल काम से हो, चाहे वो आपके असल काम से हट के हो। अगर उन पैसों के आप हकदार हो चुके हैं, तो आपकी इनकम बन चुकी है। लेकिन पैसे क्या अभी तक आपके पास आए हैं या नहीं? इसका ताल्लुक है कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन के साथ कि आपने जो सेल की थी या जो आप लोगों ने डिस्पोजल किया था, कोई अपनी पुराना फर्नीचर बेचा था या आप लोगों ने जो कमरा किराए पे दिया हुआ है, इसकी पेमेंट आपको कब मिलेगी? पैसे कब मिलेंगे? पैसे अगर आपको उसी वक्त मिल रहे हैं जैसे ही आप चीज दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो, तो फिर तो बच्चों वो कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे ही आपने सेल की, उसी वक्त ही आपको रिसीट हो गई। रिसीट का मतलब है पैसों का आना। ठीक है? इसका ताल्लुक चाहे बेचने से हो, आपके असल काम के साथ हो, प्रोडक्ट बेचने से हो, चाहे किसी और सोर्स से आपको इनकम आ रही हो। इनकम मैंने आपको कहा जिस वक्त आप किसी कमाई के हकदार बन जाओगे, वो आपकी इनकम हो गई है। मैंने 1 महीना यहां पे पढ़ाया, असूलन अब मेरी 1 महीने की कमाई हो चुकी है। चाहे वो पैसे मुझे अभी मिले, चाहे वो पैसे मुझे अभी नहीं मिले, कमाई मेरी हो गई। ठीक है जी? आप लोग दुनिया में नेकी करते हो, लेकिन उसका असल अजर वो आखिरत में इंशाल्लाह मिलेगा। कमाई आपकी हो गई, उसका असल अजर यहां नहीं मिलेगा, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका थोड़ा सा हो सकता है असर, उसकी बरकतें दुनिया में भी मिल जाएं, लेकिन उसका असल अजर इस दुनिया में पूरा आ ही नहीं सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इसके बदले में जन्नत दूंगा बाद में। सही है?
तो हम उसके हकदार इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन उसकी रिसीट जो है वो बाद में होगी। तो रिसीट का मतलब है पैसे का मिल जाना, और अमूमी तौर पे हम रिसीट कहते हैं उस पैसे को जो हमें सेल्स से हुई है, लेकिन टू सम शॉर्ट एक्सटेंट हम उस पैसे को भी कह सकते हैं जो हमें अदर इनकम से भी हुई हो। ठीक है जी, बहरहाल रिसीट का मतलब है पैसे का मिल जाना। तो सेल्स उस कमाई का नाम है जो हमने अपने असल काम से की है। इनकम हर उस कमाई का नाम है जिसके हम हकदार हो चुके हैं, चाहे अपने असल काम से की हो, चाहे असल काम से हट के की हो। और रिसीट है पैसा मिल जाने का नाम। तो ये तीनों चीजें चूंकि आपस में रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने इसको ग्रीन में लिखा है। पैसा इनसे आ रहा है या आ चुका है। ठीक है जी। अच्छा, रही बात परचेज की, तो परचेज हम कहते हैं खरीदारी को। चाहे आपने चीजें खरीदी, चाहे आपने सर्विसेज खरीदी, परचेज आप लोग रीसेल के लिए भी ले सकते हो। मिसाल के तौर पे आप लोगों का बच्चों, आप लोगों के कपड़ों की एक बुटीक है, ठीक है जी, कपड़ों की दुकान है, वहां पे आप रेडीमेड गारमेंट्स जो है वो बेचते हो। आप लोग वो गारमेंट्स कंपनी से, फैक्ट्रियों से खरीदते हो, लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि रीसेल के लिए। इसको भी हम परचेज कहते हैं। और ऐसी चीज़ों का खरीदना जिसको आपने इस्तेमाल कर लेना है, उसको भी हम परचेज कहते हैं। लिहाजा परचेज हम कहते हैं उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जिनको या आपने आगे बेचना है या आपने उनको खुद से कंज्यूम कर लेना है, इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है जी, फॉर रीसेल और फॉर कंजम्पशन। आपकी वो बुटीक है, वहाँ पे आपने जो कपड़े खरीदे वो आगे बेचने की नीयत से खरीदे, लेकिन आपने कुछ और भी चीज़ें खरीदी। मिसाल के तौर पे कोई स्टेशनरी खरीदी, कोई सफाई सुथराई का सामान खरीदा, ठीक है जी, कोई इस तरह की चीज़ें खरीदी, लेकिन वो आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी, वो आपने अपनी कंजम्पशन के लिए खरीदी, वो आपके बिजनेस में इस्तेमाल हो जाएंगी। ठीक है, ये आपने बेचने की नीयत से नहीं खरीदी बल्कि बिजनेस में इस्तेमाल करने की नीयत से खरीदी है। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं परचेज। अब जिस वक्त बच्चों आप लोग परचेज करते हो, तो यहां पर दो चीजें अभी मैं आपको इंडिकेट करने लगा हूं। एक चीज है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता है, इट इंक्लूड्स परचेजेस, एक्सपेंसेस एंड मनी स्पेंट ऑन बाइंग एनीथिंग एल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको इसका थोड़ा सा भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा, बाद में जाके इसकी तफसीली एक्सप्लेनेशन अगले चैप्टर्स में होगी। एक लफ्ज है एक्सपेंडिचर और एक लफ्ज है एक्सपेंस। इन दो में क्या फर्क है? यहां पर जो आपको डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 3 पे, इसको आप थोड़ा सा जरा जहन नशीन कर लें। एक्सपेंडिचर में उसने लिखा है, इट इंक्लूड्स परचेजेस, एक्सपेंसेस एंड मनी स्पेंट ऑन बाइंग एनीथिंग एल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसने कहा है जी इसमें परचेजेस भी इंक्लूडेड हैं, जिस तरह वहां पर सेल्स के अंदर, इनकम के अंदर सेल्स भी इंक्लूडेड थी और बाकी के भी सारे पैसे इंक्लूडेड थे, जहां पे हमने कोई भी ऐसी चीज खरीदी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होनी है। लेकिन वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं, इस्तेमाल होनी है। इस्तेमाल हो चुकी है या नहीं, ये एक अलग सवाल है। उसको हम कहते हैं एक्सपेंस। क्या कहते हैं? एक्सपेंस। लिहाजा एक्सपेंडिचर का ताल्लुक खर्चे के साथ है। जो भी चीज आपने बेचने या इस्तेमाल करने की नीयत से ले ली, अभी बेची के नहीं या उसको इस्तेमाल किया के नहीं, अभी तक यह सवाल नहीं आया। एक्सपेंडिचर आपका हो चुका है, लिहाजा मैं एक्सपेंडिचर पहले लिख देता हूं और एक्सपेंस बाद में। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर आपने कोई भी, चाहे परचेज की, चाहे कोई भी और चीज, चाहे रीसेल के लिए ली हो, चाहे आपने बच्चों उसको अपने इस्तेमाल के लिए लिया हो, आपने वो चीज ले ली है, इस्तेमाल हुई है या नहीं, आपने खर्चा किया है, आपने ये एक्सपेंडिचर किया है, आपने खर्चा किया है बेसिकली कोई चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए या आगे बेचने के लिए, लेकिन क्या वो अभी तक इस्तेमाल हुई या क्या वो अभी तक इस्तेमाल, वो बेच दी आपने, वो अभी तक सवाल नहीं आया। जिस वक्त आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर लोगे या उस चीज़ को आगे बेच दोगे, उस चीज़ को हम कहेंगे कि ये एक्सपेंस आउट हो गई है। क्या हो गई है? वो खर्च हो चुकी है। ये खर्च अभी तक हुई नहीं, हमने बस अभी खर्चा किया है लेकिन वो चीज अभी तक खत्म नहीं हुई। मिसाल के तौर पे मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, अब ये जरा गौर से सुनने की बात है। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, उस बिल्डिंग की प्राइस थी, कमरा खरीदा किसी कमर्शियल जगह की, पर उस कमरे की प्राइस थी 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए का वो कमरा था और उस कमरे में मेरी नीयत ये थी
कि मैं उस कमरे के अंदर 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाया करूँगा। तो पहले महीने अ, पहले महीने मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो मैंने बिल्डिंग खरीदी उसकी मुझे एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ लग रही थी कि ये बिल्डिंग 25 साल तक चलेगी। कितने साल तक चलेगी? 25 साल तक चलेगी। 1 करोड़ रुपए की मैंने बिल्डिंग खरीदी है और मेरा दिमाग ये कहता है कि जी ये 25 साल, चलो हम ज़रा इसको आसान कर लेते हैं। 1 करोड़ की बिल्डिंग हम लोगों ने ली और इसकी लाइफ जो है, हमारा एक्सपेक्टेंसी थी कि 10 ईयर्स होगी। मैंने 1 साल इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया। उस 1 साल के अंदर मैंने यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाया और उन 100 स्टूडेंट से मैंने फ़र्ज़ करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 50 लाख कमाए। ठीक है जी, 50 लाख कमाए। अब 50 लाख मैंने कमाए, मैंने टीचर्स को सैलरीज फ़र्ज़ करें 10 लाख की दी। ठीक है जी, और मेरे बिल्स वगैरह जो है वो फ़र्ज़ करें 10 लाख के आए। तो आपके ख्याल में मैंने कितना कमाया ऐसे 1 साल के अंदर? अगर आप नोट करें तो मेरे पास 50 लाख रुपए आए, 10 लाख रुपए सैलरीज में चले गए, ये सैलरीज हैं, ये सेल्स हैं। ठीक है जी, ये सेल्स हुई हैं मुझे, ये सैलरीज हैं और ये यूटिलिटी बिल्स हैं। अब बंदे की कॉमन सेंस ये कहती है, ये हम लोग ना बच्चों ब्रैकेट्स लगाते हैं जिस वक्त हम लोग चीज को माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, और ब्रैकेट्स के बगैर वाली चीज वो होती है जो ऐड हो रही है। ये आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेना है। ब्रैकेट्स लगाने का मतलब है कि हम माइनस कर रहे हैं, ब्रैकेट्स के बगैर वाली चीज है कि वो ऐड हो रही है। 50 लाख में से हम लोगों ने 10 लाख ये माइनस किया, 10 लाख ये माइनस किया, पीछे बचे 30 लाख। सही है जी। अब एक शख्स ये सोच रहा है, मैंने साल के बाद देखा कि मेरे पास 30 लाख रुपए हैं, 20 लाख के मैंने खर्चे कर दिए, लेकिन मैंने ये 1 करोड़ का भी तो खर्चा किया है। तो असूलन एक कॉमन एक आम आदमी ये समझता है कि यार इस साल मैं नुकसान में रहा हूं। इस साल मैंने करोड़ रुपए का खर्चा किया और फिर 20 लाख के ये भी खर्चे किए, टोटल खर्चे मेरे 1 करोड़ 20 लाख के हुए और टोटल कमाई मेरी 50 लाख की हुई। यानी कि बेसिकली मैं 70 लाख के नुकसान में रहा हूं। यानी कि अगर इसमें से मैं 1 करोड़ माइनस कर दूं, क्योंकि ये भी तो बिल्डिंग का खर्चा हुआ है, तो फिर पीछे 70 लाख रुपए मेरा लॉस हुआ है। लेकिन ये सच नहीं है। ये सच इसलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि ये बिल्डिंग 1 साल में पूरी इस्तेमाल नहीं हुई। मैंने एक्सपेंडिचर किया 1 करोड़ रुपए का, लेकिन एक्सपेंस मेरा 1 करोड़ का नहीं है। एक्सपेंस वो खर्चा है जो हो गया है, इस्तेमाल हो गया है। इस्तेमाल मैंने कहा कि मैं इसको 10 साल में करूंगा। 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, यानी कि अंदाजन 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए मैं इसको इस्तेमाल कर पाऊंगा। 1 करोड़ की बिल्डिंग है, 10 साल में खत्म होनी है, तो एक महदूद अंदाजे के मुताबिक हर साल मैं इसको तकरीबन 10 लाख का इस्तेमाल कर लूंगा। तो ये फेयर नहीं है कि मैं इस साल की कमाई से 1 करोड़ माइनस करूं, बल्कि इस साल की कमाई से 10 लाख माइनस होना चाहिए। यानी कि एक जीरो मैं यहां से मिटा दूंगा, मेरा प्रॉफिट 20 लाख का बनेगा। ये मैं आपको फर्क समझा रहा हूं बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। 1 करोड़ का मेरा एक्सपेंडिचर हो चुका है। एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जो आपने अपने इस्तेमाल के लिए ले लिया है, कर दिया है, लेकिन वो इस्तेमाल अभी हुआ है या नहीं, वो एक अलग सवाल है। वो आगे बिक गया है या नहीं, वो एक अलग सवाल है। अब मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूं। मेरा काम गाड़ियां खरीदने और बेचने का है। ये तो मैंने अभी सर्विसेज की एग्जांपल दी थी। मेरा काम गाड़ियां खरीदने और बेचने का है। मैं 5 गाड़ियां खरीदता हूं, परचेज करता हूं, 5 कार्स। 5 कार्स परचेज करने पर हर गाड़ी की कीमत 20 लाख रुपए है। मिसाल के तौर पे छोटी गाड़ियां लेता हूं, हर गाड़ी की कीमत 20 लाख रुपए है। 5 गाड़ियां परचेज करने पे मेरा एक्सपेंडिचर 1 करोड़ रुपए है। हर गाड़ी 20 लाख रुपए की है। साल के अंदर मैंने 3 गाड़ियां बेची, या फर्ज करो कि 1 महीने के अंदर मैंने 3 गाड़ियां बेची। तो अब कोई शख्स अगर मेरे से पूछे कि भाई आपने 1 करोड़ की गाड़ियां खरीदी थी, 5 गाड़ियां,
ठीक है, ये आपने एक्सपेंडिचर किया है। बेची आपने इसमें से 3 गाड़ियां, हर गाड़ी को आपने बेचा 25-25 लाख का। ठीक है जी, तो हर गाड़ी मैंने 25-25 लाख को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 लाख रुपए बनेगा। खर्चा तो आपका 1 करोड़ का हुआ है, इसका मतलब है कि 25 लाख का आपको नुकसान हुआ है। ये सच नहीं है, क्योंकि अभी भी 2 गाड़ियां मेरे पास मौजूद हैं। मैंने सिर्फ 3 गाड़ियां बेची हैं। इसका मतलब है कि रीसेल के लिए मैंने खरीद तो ली थी करोड़ रुपए की, लेकिन क्या अभी तक मैंने रीसेल की? नहीं की। रीसेल मैंने सिर्फ 3 की। तो ये मैं देखूंगा कि इन 3 का एक्सपेंस कितना था। उन 5 गाड़ियों में से सिर्फ 3 एक्सपेंस आउट हुई हैं, 5 की 5 एक्सपेंस आउट नहीं हुई। एक्सपेंडिचर मैंने 5 गाड़ियों का किया, खर्चा मैंने 5 गाड़ियों का किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 जो हैं वो इस्तेमाल हो गई हैं या आगे बिक गई हैं। तो एक्सपेंस जो है मेरा वो 1 करोड़ नहीं है, बल्कि एक्सपेंस है मेरा 20 इंटू 3, 20 लाख इंटू 3, 60 लाख। ठीक है जी, तो ये मेरा एक्सपेंस है, लिहाजा मेरा प्रॉफिट जो है वो 15 लाख रुपए होगा। ये एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर का फर्क है। तो परचेज हम कहते हैं हर उस चीज को जो हम अपने इस्तेमाल के लिए खरीदें या आगे बेचने के लिए खरीदें। एक्सपेंडिचर कहते हैं हम हर उस खर्चे को जो हम लोग कर चुके हैं अपनी परचेजेस के लिए या किसी भी और चीज के लिए, किराया पे करने के ऊपर, लोगों की सैलरीज करने के ऊपर एक्सपेंड। अलबत्ता क्या उस खर्चे का असल फायदा हमने इस्तेमाल कर लिया है या नहीं, ये डिसाइड करेगा एक्सपेंस। तो हमने जो एक्सपेंडिचर किया था उसमें से कितने का फायदा हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, वो है एक्सपेंस। और आखिरी चीज है बच्चों पेमेंट्स। अब ये गौर से सुनने वाली बात है। मैंने गाड़ियां खरीदी 1 करोड़ रुपए की, लेकिन गाड़ियां मैंने खरीदी क्रेडिट पर। क्रेडिट पर उसने मुझे कहा आप 6 महीने के बाद मुझे पेमेंट कर दें, करोड़ रुपए की पेमेंट आप 6 महीने के बाद मुझे कर सकते हैं। मैंने पहले महीने में 3 गाड़ियां बेची। क्या मैंने अभी तक अपने सप्लायर को पेमेंट की? नहीं। ठीक है जी, मैंने उन 3 गाड़ियों को बेचा, तो करोड़ रुपए की गाड़ियों में से 60 लाख की गाड़ियां मैंने बेच दी। ये हो गया मेरा एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर था मेरा 1 करोड़ का, एक्सपेंस मेरा कितना हुआ? 60 लाख का। ठीक है जी, और ये 60 लाख की गाड़ियां मैंने 75 लाख में बेची, यानी कि सेल्स मेरी कितनी हुई? 75 लाख की। और मैंने अपने कस्टमर्स को कहा कि आप मुझे 1 महीने के बाद पैसे दे सकते हैं। तो जब तक मेरे कस्टमर्स मुझे पैसे नहीं देंगे तब तक रिसीट नहीं हुई। सेल हो गई है, रिसीट नहीं हुई। और जब तक मैं ये 1 करोड़ रुपए अपने सप्लायर को नहीं दूंगा तब तक पेमेंट नहीं हुई। एक्सपेंडिचर हो चुका है और एक्सपेंस हो चुका है, लेकिन पेमेंट नहीं हुई। तो चूंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है, इसलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। कैश ट्रांजैक्शंस में उसी वक्त हम अपना हिसाब बराबर कर देते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में जरा हिसाब थोड़ा लंबा होता है, इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट इन कीपिंग आवर रिकॉर्ड्स। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। गौर से सुन ले मेरी बात। ट्रांजैक्शन कब कब रिकॉर्ड होगी? जिस वक्त हमने परचेज की लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए, क्या हम उसको कहीं रिकॉर्ड रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने परचेज कर ली, चीज खरीद ली और उसको रिकॉर्ड नहीं किया कि भाई मैंने 5 गाड़ियां खरीदी 1 करोड़ रुपए की, किस शख्स से खरीदी, ये अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो बाद में मेरा हिसाब किताब गलत हो जाएगा। और चूंकि मैंने अभी तक इसके पैसे भी नहीं दिए तो मुझे ये शायद भूल जाए कि मैंने किस शख्स को कितने पैसे देने। तो हिसाब किताब रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा इधर भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैंने अपने वादे के बदले पे उससे गाड़ियां खरीद ली हैं। अब उन गाड़ियों में से मैंने 3 गाड़ियां आगे बेच दी, और बेची भी आगे वादे पर, उसके वादे पे, कस्टमर के वादे पे। उसको भी मैंने क्रेडिट पे बेची कि तुम महीने के बाद मुझे पैसे दे देना। तो मैं कब रिकॉर्ड करूंगा? जब वो मुझे पैसे देगा? नहीं, मैं उसी वक्त रिकॉर्ड करूंगा जिस वक्त मैं उसको 3 गाड़ियां हवाले करूंगा, उसी वक्त मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, लिहाजा मैं पैसे के आने जाने का वेट नहीं करूंगा, मैं हिसाब किताब उसी वक्त करना शुरू कर दूंगा जिस वक्त चीज आ जाएगी। ट्रांजैक्शन होगी, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो,
चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। हाँ, जैसे ही मैं इनमें से 3 गाड़ियां बेचूंगा वो एक्सपेंस आउट हो गई हैं, मैंने उनको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना। और जब बाद में मुझे अपने कस्टमर से रिसीट हो जाएगी 75 लाख रुपए की, तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करूंगा। क्योंकि मैंने जब पहले रिकॉर्ड लिखा हुआ था तो वो ये लिखा हुआ था कि भाई मेरे कस्टमर ने मुझे इतने पैसे देने हैं। यहां पे जब मैंने परचेज की थी मैंने रिकॉर्ड लिखा हुआ था कि मैंने अपने सप्लायर को इतने पैसे देने हैं। लिहाजा बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्यों रिकॉर्ड करनी चाहिए हैं जैसे ही वो हो जाएं, उसमें कई मकासद हैं। बजाय इसके कि आप इंतजार करोगे जब तक कैश आए जाएगा तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, हम लोग पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं उनको। उसके 4 मेन मकसद हैं क्यों क्यों हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला मकसद ये है कि हम लोगों ने इस चीज को इंश्योर करना होता है कि हमें पता हो कि हमने किसके कितने पैसे देने हैं, और हमें यह भी पता हो कि किसने हमारे कितने पैसे देने हैं। और अगर आप इसको उसी वक्त रिकॉर्ड नहीं करोगे तो यह हिसाब किताब खराब हो जाएगा। दूसरा, कल कला को अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई शख्स जो है हमारे से बहस करे कि नहीं जी आपने मेरे इतने देने थे, या हमें यह गलत फहमी हो कि हमने किसी के इतने पैसे देने थे, तो उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो डिस्प्यूट से बचना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, ये जहन में होना कि हमने किसके पैसे देने और हमारे किसने पैसे अपना देने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मिस्टेक्स और एरर से बचना, फ्रॉड से बचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको उसी वक्त रिकॉर्ड नहीं किया, कल कला को गलती का चांस बहुत बढ़ सकता है। क्योंकि एक बिजनेस में एक वक्त में एक ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती, एक बिजनेस में एक वक्त में 20 ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी की बात करें, यहाँ पे टीचर्स की सैलरीज भी हैं, यहाँ पर बिल्डिंग का किराया भी है, यहाँ पर चीज़ें खरीदी भी जा रही हैं, उनको डिस्पोज ऑफ जो पुरानी होगी उनको बेचा भी जा रहा है, तो बिल्स वगैरह भी आ रहे हैं। ठीक है जी, कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम भी हो रहा है, हर तरह की चीज़ें हो रही हैं। और फिर चीज़ें पुरानी भी हो रही हैं, उनकी यूजेज भी हो रही है। जिस तरह मैंने कहा कि हर साल हमारी बिल्डिंग 10 साल उसने चलना है, हर साल उसमें से 10-10 लाख का हम फायदा उठा रहे हैं। इन सब चीज़ों का हिसाब रखना ज़रूरी है। लिहाजा जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो वैसे वैसे आप उसको रिकॉर्ड करो। कैश के आने जाने का इंतज़ार मत करो। जिस वक्त कैश आएगा या जाएगा तब हम लोग दोबारा से एक और ट्रांजैक्शन करेंगे। इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हम अक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त कमाई के हम हकदार बन जाएं या जिस वक्त हमारा एक्सपेंस हो जाए तो हमने उसी वक्त उसको रिकॉर्ड कर लेना है। हमने रिसीट या पेमेंट का इंतजार नहीं करना। जिस वक्त रिसीट या पेमेंट होगी उस वक्त हम दोबारा से एक और रिकॉर्ड बनाएंगे और अपने पिछले रिकॉर्ड को एडजस्ट करेंगे। कॉमन सेंस की बात करता हूं, मैं गया दुकान पे और दुकान पे जाके मैंने ब्रेड और अंडे खरीदे और उसके कहा कि यार मेरे पास आज पैसे नहीं है, मेरे पास आज पैसे नहीं है। दुकानदार मुझे जानता था, उसने कहा ज़ुहैब भाई कोई मसला नहीं है, आप ये ब्रेड और अंडे ले जाएं। अपने खाते में वो उसी वक्त लिख देता है ज़ुहैब राशिद 500 रुपए। ठीक है, उसने लिख दिया। क्या 500 रुपए? मैंने उसको 500 रुपए देने हैं। और मैं भी अपने मोबाइल में या किसी चीज में लिख देता हूं रिमाइंडर के तौर पे कि मैंने इनको 500 रुपए देने हैं। चलो, मुझे तो हो सकता है फिर भी याद रहे, मैं एक इंडिविजुअल हूं, लेकिन उसका बिजनेस है, उसके पास रोजाना सैकड़ों लोग आके चीजें खरीदते हैं, उसके लिए इस चीज को याद रखना मुश्किल काम होगा। लिहाजा उसको उसी वक्त लिख लेना है। अब अगले दिन मैं नमाज पढ़ने गया, रास्ते में दुकान पड़ी, मेरे पास बटवा था, मैं जाके उसको पैसे दे देता हूं, यार ये लो यार 500 रुपए। तो उसी वक्त अब वो दोबारा से उसको री रिकॉर्ड करेगा कि इन्होंने 500 रुपए दे दिए, कैंसल आउट। ठीक है, तो ये 2 दफा रिकॉर्डिंग होगी ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेकिन कब? जिस वक्त क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं। कैश ट्रांजैक्शन में तो उसी वक्त हिसाब किताब हो गया। इसीलिए बच्चों, कैश ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग का, बावजूद इसके कि अकाउंटिंग का वहां पर भी रोल है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह बाकी के लेक्चर्स के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।